प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं विवेक सांडिल्य, आपका हिंदी अध्यापक, कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 3 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज आप हमारे साथ पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ लाख की चूड़ियाँ के लेखक श्री कामता नाथ जी हैं। आइए पहले पाठ लाख की चूड़ियों की कथा जानने का प्रयास करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बना कर देता था। मुझे अपने मामा गांव जाने का मौका मिला। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थीं, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे का मन मोहे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा नहीं कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, जिसे पुराने नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाता था। सामने एक लाख की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार 5-6 विभिन्न आकार की बेलम नुमा मुंगेरियां रखी होती, जो कुछ पतली और कुछ पीछे मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, तब एक दूसरे कर पूरे हाथ चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा की एक मच्छी पर बैठकर करता था, जो बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहता और मेरे पहुंचने पर मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगाता था। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही 4-5 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने के पश्चात वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत दूर तक थी। उस गांव में तो प्राय सभी स्त्रियाँ उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी उन चूड़ियों का पैसा नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ लेते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ता था और जीवन भर चाहे उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाइए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकालता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेर सारा अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए तो उसे मिलते ही थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में वह कांच की चूड़ियाँ देखता था तो बहुत ही खुश जाता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुनाता था। मुझसे तो वह घंटों बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ में हाथ डालकर सड़क पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो कहीं उसमें मूछ ना आ जाए।
कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बनाकर बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खाने पहुँचता था। परंतु इन सब बातों को अतिरिक्त जिस कारण मुझे वह अच्छा लगता हुआ था, लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर की बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो गया था कि ला की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। फिर इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह थी कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर थे नहीं, मुझे ही अपनी बहन की मरहम पट्टी करानी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला आया। बदलू वहां चबूतरे पर नीम के किनारे खाट पर बैठा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, मेरी नमस्ते का उत्तर उसने दिया और फिर खाट पर उठकर बैठ गया। परंतु उसने मुझे नहीं पहचाना और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और एकदम बोल उठा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए कहा। कुछ देर शांति रही। मैंने दृष्टि डोलाई, न तो मुझे उसकी मछियाँ नजर आई और न भट्टी। आजकल काका काम नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना भैया, आजकल सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है और लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वह जल्दी टूटता है। मैंने कहा, नाजुक तो होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और उसके माथे पर नसें उभर आई थी। ना जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मसनी युग ने कितने के हाथ काटे। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदला। बहुत अच्छी लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और फिर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जानूं तुम्हारों को। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचाए रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो काका बहुत है, इतना कहाँ से खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया।
अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। सिंदूरी वाले नैना, देख लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ाए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह रज्जू के हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था बाबू। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो आसानी से टूट जाए। तो ये रही कामठानाथ के द्वारा लिखी गई कहानी, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। आइए इसका सारांश आपको हम बताते हैं। इस कहानी में बदलू के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति की व्यथा बताई गई है जिसको मशीन ने काफी हानि पहुंचाई है। यद्यपि मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से हमें हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक तो है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका बहुत बुरा और दूरगामी असर होता है। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है और बदलू के द्वारा बनाए गए लाख की चूड़ियों का व्यवसाय इसी मशीनी युग के कारण खत्म हुआ और कांच की चूड़ियों के प्रादुर्भाव ने तो उसके कार्य और व्यवसाय पर रोक लगा दी। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ का काम छिना, वह बेरोजगार हुआ और वह कोई और व्यवसाय करने को विवश तो था, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता था। तो इस तरह इस कहानी के द्वारा मशीनों पर लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रभाव का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।